नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, भारत जैसे देश के लिए नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्या है, राष्ट्रीय और एवं भावात्मक एकता को प्राप्त करने में कौन-कौन सी बाधाएं हैं और उन बाधाओं को शिक्षा द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम यदि हम भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकीकरण के परिभाषा या अर्थ की बात करें तो राष्ट्रीय एकीकरण का तात्पर्य होता है हम की भावना वी फीलिंग। जब हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति वी फीलिंग डेवलप होती है, डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग एट नेशनल लेवल, तो इसको कहा जाता है कि हमारे अंदर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना आ गई है। यह मुख्यतः जैसे केजीएस ध्रुवे कहते हैं कि जब हमारे अंदर एफिनिटी, सॉलिडेरिटी और यूनिटी होती है नेशनल लेवल पे, तो वह राष्ट्रीय एकीकरण का परिणाम माना जाता है। अब भावात्मक एकता समिति एक बनाई गई थी 1961 में। उसने जो है राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे परिभाषित किया कि वह कहता है कि राष्ट्रीय एकता को मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं, जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन एवं सन्निकटता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना, राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। तो हमारे अंदर जब सिटीजनशिप आ जाए, एक दूसरे से रिलेशन बने, सॉलिडेरिटी रहे, कोहेजन रहे, तो ये राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। अब राष्ट्रीय एकीकरण में कई जो है फैक्ट्स ऑलरेडी जो है इंक्लूडेड रहते हैं, समाहित रहते हैं। जैसे कि जब राष्ट्रीय एकीकरण की बात की जाए तो उसमें विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न जाति के, विभिन्न भाषा, संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। विभिन्नताओं के होते हुए भी राष्ट्र के व्यक्ति की सभी की एक समान भावना निहित रहती है। सभी के जो है हित समान रहते हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए सबके हित समान रहते हैं। राज्य यह कार्य तब कर पाता है जब राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति अपने वैयक्तिक तथा सामूहिक हितों का त्याग कर राष्ट्र हित को ध्यान रखे। तो प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले अपने राष्ट्र के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत हितों को कम करना पड़ेगा, राष्ट्र के प्रति ज्यादा समर्पित रहना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना विकसित हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भावात्मक एकता से मेरा अभिप्राय अपने मन और हृदय को एक करने और पृथकता की भावना को समाप्त करना है। जो फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म है उसको खत्म करने की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। अब हमारे भारत जैसे देश में राष्ट्रीय एकीकरण की क्या आवश्यकता है? तो अगर देखा जाए तो भारत बहुत बड़ा देश है, इसको बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। तो प्रथम बात यह है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कि टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण आवश्यक है। जो हमारी संकीर्ण मानसिकता है, नैरो माइंडेडनेस है, उसको खत्म करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अति आवश्यक है। भारत में शांति और जो ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन हो रहे हैं उसकी रक्षा के लिए, उसको समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय एवं बाह्य जो आक्रमणों की हमेशा जो है बनी रहती है, एक जो है डर बना रहता है, उसको समाप्त करने के लिए कि सभी राष्ट्र के लोग एक हैं, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो उसको हम लोग मार भगाएंगे, ये भावना को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। मानव में परस्पर बंधुता एवं देश प्रेम की भावना विकसित करने के लिए तो जो हमारे म्यूचुअल ब्रदरहुड है, पैट्रियटिज्म की फीलिंग है, उसको डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अति आवश्यक है। राष्ट्र में पूर्व स्थापित अनेकता में एकता की भावना को कायम करने के लिए जो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की बात होती है, उसको बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्र के मानव संसाधन के कुशल संपादन के लिए ये सबसे जरूरी है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए जो भावना विकसित होती है हमारे यहाँ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी में, कि हम पूरे विश्व को एक घर मानते हैं, उस भावना को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। अब राष्ट्रीय एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? तो हमारे यहाँ देखिए कई बाधाएं हैं। जैसे मान लीजिए एक एक करके कि हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट जो है सोशल और इकोनॉमिकल लेवल है, कास्टिज्म इतना ज्यादा है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, प्रांतवाद है,
भाषावाद है, बच्चों की इतनी फ्रस्ट्रेशन कुंठा रहती है, हमारे यहाँ आदर्शों के अभाव हैं, संविधानिक जो गलतियां हैं उसकी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो होती हैं राजनीतिक पार्टियां वो भड़काती रहती हैं, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती बेरोजगारी, ये सब सारी चीजें हमारे राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करती हैं। अब हम एक एक करके देखें तो जैसे पहली बात है डिफरेंट कल्चर की, डिफरेंट टाइप्स की विभिन्न संस्कृतियां हमारे यहाँ इतनी संस्कृतियां हैं कि उनको जोड़ पाना आज के समय में मुश्किल है। दूसरे देशों में नॉर्मली जो है एक ही टाइप के कल्चर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारत में यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की जब बात की जाती है तो डिफरेंट टाइप्स के कल्चर एक साथ मिले हुए हैं। जो भी जो है बाहर से प्राचीन काल से लेके अब तक जो भी व्यक्ति बाहर से यहाँ आक्रमण करता आया यहीं का होके रह गया, तो इसलिए हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स की कल्चर मेंटेन है। अब उसमें भी जो है कभी-कभी जो है डिस्प्यूट होते रहते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अति आवश्यक है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर है जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिकल लेवल, तो हमारे यहाँ देखिए अमीरी गरीबी जो है बहुत ज़्यादा बटी हुई है, हाँ, और वर्ण भी हमारे यहाँ 4-5 हैं कि 4 वर्ण हैं, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वर्ण व्यवस्था और प्लस जो है इकोनॉमिक स्तर जो लोगों का आर्थिक स्तर है, अमीर गरीब की खाई बहुत बढ़ती जा रही है, तो इन सब चीजों से जो है हम राष्ट्रीय एकीकरण को हमेशा खतरा बना रहता है। जातिवाद है, अब जातियां तो इतनी है देश में कि गिनना मुश्किल है, हाँ, तो ये जातिवाद भी अपने आप में बहुत बड़ा कारण है किसी देश की राष्ट्रीय एकता को, यूनिटी को खत्म करने के लिए लोग जातियों के लिए लड़ जाते हैं एक दूसरे से। संप्रदायवाद है, कम्युनलिज्म है, डिफरेंट अब डिफरेंट जो धर्म होते हैं लोग, हाँ, मुख्यतः 4-5 धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हाँ, तो ये सब आपस में बार-बार जो है एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो इससे भी जो है देश की यूनिटी को एकीकरण को खतरा बना रहता है। क्षेत्रवाद है, हाँ, रीजन वाइज कि ये पूर्वांचल के हैं, ये जो है बुंदेलखंड के हैं, ये भी एक समस्या बनी रहती है कि जो है लोग क्षेत्र के हिसाब से एक दूसरे का जो है फायदा देखते हैं, नुकसान करते हैं, जो अलगाववाद की भावना डेवलप हो जाती है क्षेत्रवाद से। प्रांतवाद है, एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी नहीं कर सकते, लोग मार पीट के भगाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को देखा तमिलनाडु का क्या मैटर था। तो ये सब चीजें जो है पूरी हमारी नेशनल यूनिटी को डिस्टर्ब करती है। भाषावाद है, अब भारत में इतनी ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं, करीब 1652 जो है भाषाएँ हैं छोटी-बड़ी मिला के। आधिकारिक रूप से तो अभी 22 हैं जो समवर्ती सूची में सम्मिलित है हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची में। लेकिन जो है अगर ऐसे जो है किसी सामाजिक विज्ञानी से बात करिए तो 1652 भाषाएँ जो है हमारे यहाँ बोली जाती हैं। तो इतनी भाषाओं के बावजूद जो है लोग एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी-कभी डिस्प्यूट हो ही जाता है, लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। तो ये जो है हमारे सब नेशनल यूनिटी को डिस्टर्ब करते हैं। कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, हाँ, इतना ज़्यादा बच्चों में जो है कुंठा भरी है, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ ले रहे हैं, तो अब पढ़ने के बाद जो है अगर नौकरी नहीं मिलती है तो कुछ डिस्टर्बिंग कामों में लग जाते हैं। इस वजह से जो है भारत में जो है नेशनल यूनिटी को खतरा हो जाता है। आदर्शों का अभाव है जो आइडियल्स होते हैं कि किसी के आइडियल्स विवेकानंद जी हैं, किसी के गांधी जी हैं, किसी के टैगोर जी, ये जो है खत्म होती जा रही है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। जो संवैधानिक जो है भूल है कॉन्स्टिट्यूशन मिस्टेक, कई बार जो है चेंजेस होते रहते हैं हमारे संविधान में, तो जैसी परिस्थिति रहती है उसी के हिसाब से संविधानिक चेंज किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है चीजें जब नहीं संभल पाती हैं तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक जैसी चीज़ें होने लगती हैं। धर्म, जाति और रीजन के हिसाब से लोग एक-दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो है यूनिटी को हमारे खतरा पहुँचाती हैं। राजनीतिक पार्टियाँ सबसे बड़ी जो है हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए दूसरे दूसरे से लोगों को लड़ाती रहती हैं। हाँ, जिससे जो है देश का सौहार्द जो हार्मोनी है वो बिगड़ती है। हाँ, जनसंख्या और बेरोज़गारी है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमारे देश में, उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है, ना लोगों को शिक्षा मिल पा रहा है, ना खाने की व्यवस्था उतनी ठीक ढंग से हो पा रही है। ऐसी स्थिति में नेशनल यूनिटी जो है डिस्टर्ब होती है। अन्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस ऑफ अदर नेशन, कि दूसरे राष्ट्र भी जो है ऐसी स्थिति में दूसरे राष्ट्र भी आके भारत जैसे देश में अपना अपना काम करने लगते हैं कि कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे इनको परेशान किया जाए। ये सब चीजें जो है पूरी की पूरी हमारी नेशनल यूनिटी को डिस्टर्ब करती हैं।
अब देखें कि नेशनल यूनिटी को कैसे बचाए रखा जा सकता है, कि वो जो बाधाएं भी आपने देखी, इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो नेशनल यूनिटी या नेशनल इंटीग्रेशन को बचाने के लिए सर्वप्रथम 1961 में, 31 मई 1961 में, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने एक समिति बनाई थी, जिस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। उन्होंने कई सुझाव दिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण और भावात्मक एकीकरण को बढ़ाने के लिए। अब उसको हम एक एक करके देखें, तो उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रभाषा जो है हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि इतनी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं, इसलिए जो है हिंदी का प्रचार प्रसार कम से कम ये एक यूनिफॉर्मिटी तो बने कि जो है प्रत्येक व्यक्ति हिंदी बोलना सीख ले। समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक स्क्रिप्ट डेवलप करने की बात की गई। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को बनाया गया कि सब लोग अंग्रेजी का ज्ञान कर सकें। त्रिभाषा सूत्र, जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, कि आपकी मातृभाषा जो हो और जो एक राष्ट्रीय भाषा हो। राष्ट्रीय भाषा अभी तो घोषित नहीं हुई, लेकिन एक हिंदी को राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का ज्ञान हो। तो कम से कम 3 भाषाएं व्यक्ति बोलता रहे। मान लीजिए कोई बंगाली है तो उसकी मातृभाषा हो गई मदर टंग बंगाली, और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, और जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश। इस टाइप से 3 भाषाओं का कम से कम उसको ज्ञान हो। परीक्षा का माध्यम जो है प्रादेशिक भाषा एवं हिंदी अंग्रेजी तीनों में रखा जाए। विश्वविद्यालय का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए यूनिवर्सिटी लेवल पे। शिक्षा में परिवर्तन और राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। विघटनकारी तत्वों का जो है अंत किया जाए। तो ये कुछ सुझाव थे। और भारतीय अखिल सेवाओं के क्षेत्रों में वृद्धि एवं केंद्र राज्य सरकारों के मध्य अफसरों की तबादला किया जाए, ट्रांसफर किया जाए व्यक्तियों का सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। तो ये सब चीजें करने से जो है राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाया जा सकता है। और कुछ सुझाव इस समिति ने दिए, संपूर्णानंद समिति ने, जो 1961 में बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उसने क्या बताया कि स्टूडेंट्स के लिए कि प्रत्येक छात्र को राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराया जाए। बच्चों को स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं से अवगत कराया जाए। विभिन्न जातियों के मध्य एकता एवं सहयोग की भावना विकसित किया जाए। तो इससे जो है राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ेगा। अब शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकीकरण के क्या उद्देश्य होंगे उसको देख लें। तो उसी समिति ने बताया कि जो है अगर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उस समय राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे। तो छात्रों में भावात्मक एकीकरण का विकास करना प्रथम बात हो गई। उन्होंने सेकंड बात की कि प्रत्येक छात्र को देश के विभिन्न सांस्कृतिक, भाषिक एवं अन्य पहलुओं से परिचित कराया जाए। छात्रों को जो है नैतिक मूल्य जो होते हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, उनका जो है ज्ञान कराया जाए। छात्रों में धर्मनिरपेक्षता, जो सेकुलरिज्म है, उसकी भावना विकसित किया जाए। हमारे इतिहास का जो गौरवशाली इतिहास है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको जो है बच्चों को सिखाया जाए। छात्रों में कार्यकुशलता विकसित किया जाए। वोकेशनल और प्रोफेशनल स्किल्स जो है बच्चों में डेवलप किया जाए। छात्रों में एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा एवं कर्तव्य पालन का बोध कराया जाए। छात्रों में समानता, शांति, जो इक्वलिटी है, पीस है, जो जस्टिस है, उन सब की जानकारी दी जाए। छात्रों के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष को बोध कराना, कि जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कैसे देश को आजाद कराया, इसकी जानकारी देना। विभिन्न जातियों के मध्य एकता एवं सहयोग की भावना विकसित करने की बात की गई। तो ये कुछ जो है उद्देश्य निर्धारित किए गए 1961 के राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा। अब देखें कि राष्ट्रीय एकीकरण हेतु कौन कौन से शैक्षिक कार्यक्रम हैं जिनसे बच्चों को नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन उनके अंदर डेवलप किया जा सकता है। तो कौन कौन से शैक्षिक कार्यक्रम है, एजुकेशनल प्रोग्राम देखें तो देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की जो है बात की गई। फिर है बच्चों को राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पक्षी आदि का बोध कराना। फिर है बाल दिवस, अध्यापक दिवस तथा महान व्यक्तियों के जन्मदिन पूर्ण रुचि एवं उत्साह से मनाने की जो है बात की गई। फिर छात्रों को देश के महान व्यक्तियों के जीवन वृत्तांत सुनाने की बात की गई कि उनकी लाइफ स्टोरी क्या है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। विभिन्न जो है कहानी है, लोकगीत है, जो फोक सॉन्ग है, फोक डांसेस हैं, स्टोरी हैं, उन सब की जानकारी बच्चों को कराया जाए। बालकों के देश के विभिन्न क्षेत्रों की कहानियां सुनाई जाए। छात्रों को मानव भूगोल का सामान्य जो है एक ज्ञान दिया जाए, कि कौन प्रदेश कहाँ स्थित है, उसकी राजधानी क्या है, सब सब जानकारी बच्चों को दी जाए।
फिर छात्रों को भारतीय समाज एवं संस्कृति से परिचित कराना, ये कुछ काम करके बच्चों में नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन डेवलप किया जा सकता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि शिक्षक की, कि शिक्षक बच्चों में कैसे जो है राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकीकरण विकसित कर सकता है। तो शिक्षक किसी धर्म या जाति का नहीं होता, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह स्थान, जाति, धर्म, संस्कृति आदि पर बच्चों से बायसनेस न करे, भेदभाव न करे। उसका व्यवहार प्रत्येक बच्चे के लिए समान हो, चाहे विद्यालय में प्रवेश की बात हो, चाहे उसके चयन की बात हो, चाहे जो है आप पढ़ा रहे हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटी करा रहे हो, चाहे स्कॉलरशिप दे रहे हो, चाहे हॉस्टल उसको अलॉट कर रहे हो, जिस प्रकार का काम टीचर कर रहा है उसमें बायसेस न हो, वो इक्वलिटी की बात करे, समानता की बात करे, सभी बच्चों को वो समान रूप से माने, उसको जो है स्थान, जाति, धर्म, संस्कृति, जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट न करे। एक तो ये बात हो गई। फिर शिक्षक जो है सभी जो जातियां हैं, जो धर्म है, वर्ण है, भाषा-भाषी हैं, उनकी जो है संस्कृति को स्वयं से जो है स्वीकार करे, सबके प्रति समान भाव रखे। तब जो है राष्ट्रीय एकीकरण जो है बच्चों को वह सिखा सकता है। जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, डिफरेंट टाइप्स के नेशनल फेस्टिवल्स हैं, उनका आयोजन जो है शिक्षक करे, बार-बार करे और जो है बच्चों को इसकी जानकारी देता रहे। तब इस देश में जो है नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन शिक्षक डेवलप कर सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकीकरण से संबंधित हैं। धन्यवाद।